आज हम देखते हैं वाच्य की परिभाषा और वाच्य को समझते हैं। आज फिर से आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर। तो आइए अब हम वाच्य की परिभाषा और उसके उदाहरण देखते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कोई प्रमुख है, उसे वाच्य कहते हैं। इस परिभाषा को आप अच्छी तरह से समझ लें। तो यहाँ हम देखते हैं कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि वाक्य में क्रिया द्वारा बताए गए विषय में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से कौन प्रमुख है, उसे वाच्य कहते हैं। और इसी प्रमुखता के आधार पर उस वाच्य का अंतर भी स्पष्ट होता है कि वह कौन सा वाच्य, इन तीनों में से कौन सा वाच्य है वह। आगे देखते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। इस तरह से भी आप समझ सकते हैं कि वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है, कर्म प्रधान है अथवा भाव प्रधान है। तो क्रिया के लिंग एवं वचन उसी के अनुरूप निर्धारित होते हैं। इस परिभाषा के अनुसार वाक्य में क्रिया के लिंग वचन या तो कर्ता के अनुसार होंगे अथवा कर्म के अनुसार अथवा भाव के अनुसार होते हैं। वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता के साथ है, कर्म के साथ है अथवा इन दोनों में से किसी के भी साथ ना होकर केवल क्रिया के कार्य, व्यापार यानी भाव की यहाँ पर प्रधान। तो इसे आप फिर से देख ले। वाच्य क्रिया के उस रूपांतरण को कहते हैं। क्रिया का रूपांतरण यहाँ होता है जिससे यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्रिया कर्ता के साथ है, यह प्रधानता क्रिया की है, क्रिया कर्ता के साथ है, कर्म के साथ है अथवा इन दोनों में से किसी के साथ ना होकर यहाँ पर भाव की प्रधानता है। जैसे राधा पत्र लिखती है, तो यहाँ पर कर्म वाच्य है। पत्र राधा द्वारा लिखा जाता है, तो यहाँ पर पत्र पर ज़्यादा जोर दिया गया, यानी लिखने पर ज़्यादा जोर दिया गया है, तो यहाँ कर्तृवाच्य है। और तुमसे लिखा नहीं जाता, यह एक अवस्था के बारे में बताया जा रहा है, तो यहाँ भाव की प्रधानता है, यानी यहाँ पर भाववाच्य है। यहाँ हम देखते हैं प्रथम वाक्य में लिखना क्रिया का संबंध कर्ता यानी राधा के साथ है। दूसरे वाक्य में कर्म की प्रधानता है जिसमें पत्र उद्देश्य के स्थान पर आया है और इसी की प्रधानता है। तुमसे लिखा नहीं जाता वाक्य में क्रिया का संबंध न तो कर्ता के साथ है और न ही कर्म से, इसका संबंध भाव से है यानी अवस्था के साथ है, तो यहाँ पर भाववाच्य है। तीनों वाच्य का उदाहरण यहाँ पर दिया हुआ है। आगे देखते हैं। वाच्य तीन प्रकार की होती है। इसमें प्रधानता तीन चीज की होती है, कर्ता की, कर्म की और भाव की। जैसे माधव क्रिकेट खेलता है, यहाँ माधव द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, यानी कर्ता की प्रधानता है। माधव द्वारा क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट की यहाँ पर प्रधानता यानी कर्म, वह क्या कर रहा है इसकी प्रधानता है यानी कर्म की प्रधानता है। और माधव से क्रिकेट खेला जाता है यानी यहाँ पर भाव की प्रधानता है। तो यहाँ पर वाच्य में भाव की प्रधानता हुई, तो यहाँ पर भाववाच्य है। अब हम वाच्य के भेद देखते हैं। इंग्लिश में भाव वाच्य को वॉइस कहते हैं। कर्तृवाच्य पहला जो है, जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। तो यहाँ से अब फिर से देख लीजिए। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता के लिंग और वचन के अनुसार हो, तो कर्तृवाच्य कहलाता है। सरल शब्दों में अगर इसे हम कहें तो क्रिया के जिस रूप में कर्ता प्रधान हो उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। इसमें लिंग एवं वचन प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं। उदाहरण देख लेते हैं। जैसे रमेश केला खाता है या दिनेश पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पर प्रधानता कर्ता के अनुसार है, क्रिया की प्रधानता।
इन दोनों वाक्यों में कर्ता प्रधान है तथा उसी के लिए खाता है तथा पढ़ता है क्रियाओं का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ कर्तृवाच्य है। अब देखते हैं कर्मवाच्य। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो। अब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार हो, यानी कर्म से ये लिंग, वचन और पुरुष जब बदलते हो तो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे यह ज्ञात हो कि वाक्य में कर्ता की प्रमुखता न होकर कर्म की प्रमुखता है। अगर सरल शब्दों में से कहें तो क्रिया के जिस रूप में कर्म प्रधान हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं, या जहाँ क्रिया का संबंध सीधा कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। तो यहाँ जहाँ पर कर्म की प्रधानता हो ये भी आप कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जहाँ क्रिया का सीधा संबंध कर्म से हो तथा क्रिया का लिंग तथा वचन कर्म के अनुसार हो उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, मीरा ने दूध पिया। दूध को पिया, इसका मतलब ये हुआ। मीरा ने पत्र लिखा, यानी पत्र को लिखा। पहले वाक्य में मीरा स्त्रीलिंग है, परंतु पिया क्रिया का एक वचन पुल्लिंग रूप दूध के अनुसार आया है, यानी क्रिया का प्रभाव लिंग पर यहाँ पड़ा है। इसी तरह मीरा ने पत्र लिखा। मीरा स्त्रीलिंग है, परंतु लिखा यह आया है, यह क्रिया के अनुसार यहाँ पर ये पुल्लिंग आया है। पत्र के कर्म के अनुसार यहाँ पर लिंग निर्धारित हुआ है, ना कि मीरा स्त्रीलिंग है उस अनुसार लिंग निर्धारित हुआ है। अतः स्पष्ट है कि यहाँ कर्मवाच्य है। ध्यान रखने योग्य बात यह है कि कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है, सदैव यह सकर्मक होता है, यानी इसका कर्म का प्रभाव क्रिया पर पड़ता है। अब देखते हैं भाववाच्य। जब वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष कर्ता अथवा कर्म के लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार न होकर, ना वाक्य की क्रिया के लिंग, वचन और पुरुष और कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, बल्कि अन्य पुरुष हो तो वहाँ पर भाववाच्य कहलाता है। जिस तरह से आप देख लीजिए उदाहरण, क्रिया के जिस रूप में न तो कर्ता की प्रधानता हो न कर्म की, बल्कि क्रिया का भाव ही प्रधान हो, वहाँ भाववाच्य होता है। इसमें मुख्यतः अकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है और साथ ही प्रायः निषेधात्मक वाक्य ही भाववाच्य में प्रयुक्त होते हैं। ज्यादातर निषेधात्मक, निषेध यानी जहाँ पर न की प्रधानता हो, न जहाँ पर आता है वहाँ वो निषेधात्मक होता है। तो इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग अन्य पुरुष के एक वचन की होती है। इसमें क्रिया सदैव पुल्लिंग होती है और अन्य पुरुष का एक वचन यहाँ प्रयोग होता है। जैसे आप उदाहरण देख लीजिए, मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता, धूप में चला नहीं जाता। यहाँ निषेधात्मक आप देख रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, इस तरह से जब आया प्रयोग किया गया है तो यहाँ पर निषेधात्मक होता है ज्यादातर भाववाच्य में। तो उक्त वाक्यों में कर्ता या कर्म प्रधान न होकर भाव मुख्य है, अतः इनकी क्रियाएं भाववाच्य का उदाहरण है। यहाँ पर कर्ता या कर्म प्रधान नहीं है, भाव प्रधान है। अब ध्यान रखने योग्य बातें हैं कि भाववाच्य का प्रयोग व्यवस्था, असमर्थता व्यक्त करने के लिए होता है। भाववाच्य में प्राय अकर्मक क्रिया होती है, जिसमें कर्म नहीं होता, अकर्मक होती है। और भाववाच्य में क्रिया सदैव अन्य पुरुष यानी थर्ड पर्सन जिसे बोलते हैं, पुल्लिंग और एक वचन में होती है। अब कुछ उदाहरण हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्य परिवर्तन किस तरह से होता है। जहाँ पर कर्ता प्रधान है वहाँ से कर्म प्रधान किस तरह से किया जाएगा। कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाच्य परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए
कि कर्तृवाच्य के कर्ता के साथ यदि कोई विभक्ति लगी हो तो उसे हटाकर के अथवा के द्वारा परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जो सहायक पद है उसे हटाकर के की जगह पर के द्वारा परसर्ग लगाया जाता है। कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। कर्म के साथ कोई परसर्ग हो तो उसे हटा दिया जाता है। अब परसर्ग किसे कहते हैं? आप देखिए, वह शब्द जो किसी शब्द के बाद जोड़ा जाए उसे परसर्ग कहते हैं। जो शब्दों के साथ जुड़कर अर्थपूर्ण वाक्य बनाते हैं, जैसे ने, से, के लिए, पर आदि। उदाहरण के तौर पर कलम से, उसके लिए, घर में, पेड़ पर आदि। तो यहाँ पर कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में परिवर्तन करने के लिए अगर कोई परसर्ग होता है तो उसे हटा दिया जाता है। ये नियम है। कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल में परिवर्तित कर दिया जाता है। सामान्य भूतकाल हो जाता है। यहाँ पर परिवर्तित क्रिया के साथ जाना क्रिया का काल, पुरुष, वचन और लिंग के अनुसार जो रूप हो उसे जोड़कर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में बदल दिया जाता है। यहाँ पर साधारण क्रिया को संयुक्त क्रिया में भी बदल दिया जाता है। जब दो क्रिया मिलकर किसी तीसरी क्रिया का निर्माण करती है तो उसे संयुक्त क्रिया हम कहते हैं। अब उदाहरण देख लेते हैं। जैसे चित्रकार चित्र बनाता है, यह हो गया कर्तृवाच्य, यानी चित्रकार की यहाँ प्रधानता है। ये क्रिया ये कर्ता पर आधारित है, पर जब इसे हम कर्मवाच्य में परिवर्तित करेंगे तो चित्रकार द्वारा चित्र बनाया जाता है। इस तरह से यह परिवर्तित हो जाएगा। उसी तरह राधा नृत्य करती है, यहाँ कर्तृवाच्य यानी राधा की यहाँ प्रधानता है, पर यहाँ पर आप देखेंगे जब कर्मवाच्य बनाएंगे तो राधा द्वारा नृत्य किया जाता है। पुलिस ने अपराधी को पकड़ा, अब इसका होगा पुलिस द्वारा अपराधी को पकड़ा गया। यह दुकान पिताजी ने बनवाई थी, यह दुकान पिताजी के द्वारा बनवाई गई थी। निशा ने अच्छी कविता लिखी है, निशा द्वारा अच्छी कविता लिखी गई। तो इस तरह से परिवर्तित होता है कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में। अब हम देखते हैं कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन कैसे किया जाता है। तो कर्तृवाच्य से भाववाच्य में वाच्य परिवर्तन के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे कर्ता के साथ से विभक्ति लगा दिया जाता है। से यानी द्वारा, द्वारा जब किसी बात के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे करण से, करण जो कारक है उसमें से का प्रयोग होता है तो द्वारा के लिए। उसी तरह कर्ता के साथ भाववाच्य बनाने के लिए से विभक्ति लगा दिया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना रूप में जोड़ा जाता है। इसके बाद क्रिया को एक वचन, पुल्लिंग और अन्य पुरुष में परिवर्तित कर दिया जाता है। जब आप देखेंगे कि भाववाच्य में यह परिवर्तित होकर आया है तो यहाँ पर एक वचन है, अन्य पुरुष है और आवश्यकता अनुसार नहीं का प्रयोग किया जाता है। पहले भी आपने देखा कि यहाँ पर निषेधात्मक होता है। जब भी यह भाववाच्य में परिवर्तित होता है तो निषेधात्मक आ जाता है, यानी न की प्रधानता हो जाती है, नहीं आता है बार बार। अब उदाहरण देख लेते हैं। राधा नहीं हंसती, तो राधा से हंसा नहीं जाता, यहाँ नहीं आ गया। मैं पढ़ नहीं सकती, मुझसे पढ़ा नहीं जाता, ये सामान्य भूतकाल भी आ गया है और निषेधात्मक शब्द है। अब घूमे, अब घूमा जाए। मजदूरों ने ईंट नहीं उठाई, मजदूरों से ईंट उठाई नहीं जाती। बूढ़ी माँ चल नहीं सकती, बूढ़ी माँ से चला। तो ये थे कुछ कर्तृवाच्य से भाववाच्य में परिवर्तन। मुझे उम्मीद है कि आपको वाच्य अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। समझ अगर आपको आ गया तो आप अपने मित्रों के साथ भी इसे शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी वीडियो आपको मिल सके जो आपके लिए काफ़ी लाभकारी होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।